तो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर कुछ खास रहेगा। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी और मैं चाहूँगा ये आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज हम डाइवर्स फील्ड के बारे में बात करेंगे, मतलब बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, पहले ये न्यूज़पेपर है आज 14 जुलाई का और इसमें कुछ न्यूज़ आ रखी है कि भाई वैक्सीनेशन की रेट कम हो चुकी है, इतने कोई काम की नहीं है। इसमें है कि नई कमिटीज़ के मेंबर्स को चेंज किया गया है, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के मेंबर्स को चेंज किया गया है। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्या होती है इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अलग से, ये पॉलिटी का टॉपिक है एक अलग से। बस इसमें इतना है कि कमिटीज़ के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, और इधर है कि उत्तराखंड में जो कावड़ यात्रा होनी थी वो कैंसिल कर दी गई है और उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर धामी। ठीक है, इतनी बातें थी इसमें फ्रंट पेज पे। और फिर मैं आगे आज न्यूज़पेपर पढ़ ही रहा था तो मुझे एक केस दिखा यहाँ पर कि दिल्ली के अंदर, अगले पेज पे था, दिल्ली के अंदर क्या हुआ है, एक लड़की का पीछा करा एक शख्स ने और कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी और उसमें कुछ चार्जेस लिखे हुए हैं। तो आईपीसी की जैसे धाराएं होती है वो कुछ पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे अभी हरियाणा में पेपर आने लग रहे हैं एचएसएससी के, तो उसमें भी जो कांस्टेबल एसआई के पेपर है तो कभी कभार पूछ लेते हैं आईपीसी की धाराएं और ये हेल्पफुल होती है। तो मैं आपको पहले बताऊंगा, मैंने एक आईपीसी का डिटेल लेक्चर ले रखा है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी। कुछ सेक्शन जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उसमें बता रखे मैंने डिटेल्ड वे से, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। आईपीसी क्या होता है? इंडियन पिनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता। इसमें लिखा गया है कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसकी सजा कितने साल की होगी और कौन से एक्ट क्राइम होते हैं, ये बातें लिखी गई है उसमें। यानी किसी ने मर्डर किया है, किसी ने रेप किया है तो आईपीसी की धाराएं लगती है, धाराओं को सेक्शन कहा जाता है। तो ऐसे में कुछ सेक्शन आपको बताता हूं। इसमें क्या हुआ है, लड़की का पीछा किया गया और उसका मर्डर, पहले उसको मारने की कोशिश की गई कुल्हाड़ी से और वो हॉस्पिटल में भर्ती हुई और फिर वो मर गई। तो पहले उस पर चार्ज कौन सा लगा? आईपीसी का जो एक सेक्शन है जो अटेम्प्ट टू मर्डर होता है वो होता है सेक्शन 307। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा, वहां से देख लीजिए। अभी ध्यान रखिए, अभी सुनने पे ध्यान दीजिए। क्या होता है, आईपीसी का सेक्शन 307 कब लगता है? अगर कोई आप पे आपकी हत्या करने की कोशिश करे तो आपका 307 के अंदर आपको बुक किया जाएगा। जो जो आपकी हत्या करने की कोशिश करेगा उसको 307 आईपीसी के सेक्शन के अंदर बुक किया जाएगा, यानी उसको पकड़ा जाएगा। और अगर किसी ने किसी की हत्या करने की कोशिश की और बाद में अगर उसकी हत्या हो गई, यानी उसकी लाइफ खत्म हो गई, जैसे इस लड़की की लाइफ खत्म हो चुकी है, तो फिर क्या होता है, उस केस को चेंज कर दिया जाता है। फिर आपके ऊपर लगेगा मर्डर। पहला था क्या, उसने अटेम्प्ट किया था, अटेम्प्ट टू मर्डर, लेकिन बाद में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है लड़की की तो फिर चार्जेस कौन से लगेंगे? मर्डर के चार्जेस लगेंगे। तो वो आपका सेक्शन चेंज कर दिया जाएगा। यही इस केस में हुआ। पहले 307 सेक्शन था और अब कौन सा लगा इस पे? 302। जिसने हत्या किया उस लड़के पे 302 लगा क्योंकि उसने मर्डर कर दिया। ये बातें क्लियर होगी। आईपीसी के दो सेक्शन। आईपीसी जो थी ये अंग्रेजों के समय से शुरू हुई थी, 1860 में शुरू की गई थी आईपीसी की धाराएं। ठीक है, जिससे पुलिस आपको पकड़ेगी आईपीसी की धाराओं के अकॉर्डिंग। तो यही है, 307 है अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए। अगर आपके ऊपर कोई गोली चलाए, आपके ऊपर चाकू मारने की कोशिश करे और अगर बाय चांस किसी की हत्या हो जाती है ऐसे, तो उसके ऊपर मर्डर लगेगा 302। अगली बात करते हैं 304 बी के बारे में। मैंने आपको बताया था ये डोरी से रिलेटेड होती है, यानी आपसे कोई दहेज मांग रहा है और अगर दहेज के कारण उस लड़की ने अपनी हत्या कर ली, अपने आप को गोली खा ली या फिर कुछ भी कर लिया ऐसा जिससे उसकी लाइफ चली जाए, तो जो फैमिली है जिसने प्रताड़ित किया है उसके ऊपर लगेगा आईपीसी की 304 बी। ठीक है, और दो जो वुमेन से रिलेटेड है वो है 354 एंड 376। देखिए, जो 354 है वो है छेड़छाड़ का मामला, यानी कोई महिला जा रही है सड़क से, उसको कोई छेड़ रहा है, कोई ऐसे कमेंट्स कर रहा है जो नहीं करने चाहिए, तो 354 लगेगी आईपीसी की। और अगर किसी के साथ रेप किया गया, उसकी इच्छा के विपरीत उसके साथ रिलेशन बनाया गया, तो उसके ऊपर लगेगी आईपीसी की 376। तो ये जनरली आपको याद करनी है सारी। अब जो इंपॉर्टेंट मैं उठा रहा हूं, एक मैंने उस क्लास में भी उठाई थी 377। अब 377 क्या थी? मैंने उस क्लास में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक जजमेंट पास की थी जिसमें उसने कहा था कि जो आईपीसी की सेक्शन 377 है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी इलीगल है, इसको हटा देना चाहिए। अब ये था क्या? ये था अननेचुरल सेक्स के लिए एक सेक्शन होता था, सेक्शन 377। यानी जो कम्युनिटीज होती है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, जिनको एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी कहते हैं, अगर इनमें से कोई आपस में रिलेशनशिप बनाता हुआ पकड़ा जाता था तो इसको अननेचुरल सेक्स कहा जाता था और इसके अकॉर्डिंग उनको कैद कर लिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था।
लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 2018 में अपना डिसीजन दिया कि जो सेक्शन 377 है वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन था आईपीसी का, तो इसी सेक्शन को फिर इलीगल करार दिया गया था कब, 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, अभी इस केस में क्या हुआ है, जब उस लड़की का पीछा किया गया, वो 16 साल की थी जिसका मर्डर हुआ है दिल्ली में, तो एक किस्म से वो क्या थी, एक चाइल्ड थी, क्योंकि इंडिया में चाइल्ड किसको माना जाता है, जो 18 से कम हो। ठीक है, 18 से कम कोई भी है वो चाइल्ड है। तो उसके ऊपर क्या हुआ, जिस व्यक्ति ने उसके ऊपर हमला किया था उसके ऊपर धाराएं लगी गई, कौन से एक्ट की ओर, पोस्को एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल एक्टिविटीज एक्ट। ठीक है, इस पोस्को एक्ट की भी धाराएं लगेगी उस व्यक्ति के ऊपर जिसने मर्डर किया है, क्योंकि उसने एक चाइल्ड का मर्डर किया है। तो पोस्को एक्ट मैंने बताया था, अगर कोई आपका पीछा कर रहा है, स्टॉक कर रहा है आपको, तो स्टॉक करने के लिए अगर आप एक चाइल्ड हो, आप 18 से कम हो, तो अगर कोई आपका पीछा भी कर रहा है तो आप पोस्को एक्ट के अंदर पुलिस में जा सकते हो कि भाई इसने मेरा पीछा किया। ठीक है, और साथ ही साथ अगर कोई आपका पोर्नोग्राफी कंटेंट बना रहा है या फिर आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर रहा है, तो उस पर भी क्या पोस्को एक्ट लग सकता है। अगर वो जो विक्टिम है, यानी जिसके ऊपर ऐसा हो रहा है, वो एक बच्चा है, तो वो पोस्को एक्ट यूज करके जो उसके ऊपर कोई प्रेशर बना रहा है उसके खिलाफ यूज कर सकता है उस एक्ट को। इतनी बात समझ गए। अब मैंने बताया था आपको 377 था जो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, पर क्या ये बिल्कुल ही हटा दिया गया है? नहीं, आज भी आईपीसी के अंदर 377 है। देखिए 377 में से वो वाली लाइन हटा दी गई जहां पर लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर इनको आपस में रिलेशन बनाने के लिए मना किया जाता था। ये वाली लाइन हटा दी गई है, लेकिन अब भी जो आईपीसी का 377 है वो वैलिड है। वो कौन से केसेस में चलता है? अगर कोई व्यक्ति किसी माइनर के साथ यानी किसी बच्चे के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहे, उसको अपने साथ रिलेशनशिप में लाना चाहे, कोई व्यक्ति अगर किसी माइनर यानी 18 साल से कम के बच्चे को अगर अपने साथ रिलेशनशिप में लाना चाहे, तो उसके खिलाफ भी आईपीसी की 377 अब भी लग सकती है। दूसरी बात, अगर कुछ व्यक्तियों की ऐसी मेंटेलिटी होती है, आपने इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा कभी कभी कि एनिमल्स के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हुए दिखाए जाते हैं वो। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो एनिमल्स के साथ क्रुएलिटी करते हैं, ऐसा एक्ट करते हैं, तो उनको भी आईपीसी के 377 के अंदर बुक किया जाएगा। ये बातें हैं यहाँ पर आईपीसी की 377 के बारे में। तो मैंने काफ़ी सारी आपके आईपीसी की कवर करने की कोशिश की है। 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, फिर 302 मर्डर, फिर 304 भी वो हमारा डोरी सिस्टम का हो गया, 354 अगर कोई छेड़छाड़ करे, 376 रेप के लिए, 377 अगर कोई बच्चे के साथ कोई रिलेशनशिप बनाए या फिर किसी एनिमल के साथ क्रुएलिटी करे, पोस्को एक्ट यूज होएगा अगर कोई चाइल्ड के साथ पीछा कर रहा है किसी चाइल्ड का या पोर्नोग्राफिक कंटेंट बना रहा है उस चाइल्ड का। ये बातें होगी यहाँ पर। अब एक और है, आज का एक आर्टिकल आ रखा है बीच में जाकर, उस आर्टिकल में लिखा गया है कि जो 66A सेक्शन था जो आईटी एक्ट 2000 का, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया था। अभी मैं एक बार डिटेल में बताता हूँ आपको। इस आर्टिकल में क्या लिखा गया है, इधर इस पेज पे है जो एडिटोरियल से अपोजिट होता है, आप पढ़ना सारे इसको। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है कि कुछ ऐसे एक्ट होते हैं, कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट इलीगल करार दे देती है, जिनको हटा देती है, लेकिन फिर भी पुलिस या फिर जो प्रशासन है उनको नॉलेज नहीं होती कभी कभार इस बारे में कि ये सेक्शन हटा दिए गए हैं, और वो किसी भी व्यक्ति को उस सेक्शन के अंडर बुक कर लेती है। अब इसका एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर। क्या कहा गया है कि अभी क्या हुआ था 2015 के अंदर, ये देखिए 2015 के अंदर क्या होता था, एक सेक्शन होता था सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट 2000, यानी एक एक्ट पारित हुआ था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, तो उसके अंडर एक सेक्शन था 66A। अब ये 66A सेक्शन क्या था पहले ही समझिए। इस सेक्शन में क्या था कि अगर आप में से कोई भी, कोई भी ऑनलाइन कोई पोस्ट कर रहा है, ऑनलाइन पोस्ट कर रहा है फेसबुक पे, और ऐसा कंटेंट है जो अपमानजनक है, यानी दैट कंटेंट इज व्हाट, ग्रोसली ऑफेंसिव, यानी अगर पुलिस वाले को किसी को भी या सरकार को ऐसा लगे, मतलब पुलिस नहीं कह रहा हूं मैं, किसी भी सरकार इसको ऐसे प्रिडिक्ट कर ले कि आपने जो कंटेंट डाला है वो ऑफेंसिव है, वो अपमानजनक है, तो आपको आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 66A के अंदर बुक कर लिया जाता था, यानी पकड़ लिया जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक जजमेंट दी है जो सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जिसका नाम भी कभी कभार आपको याद रखना चाहिए, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो 2015 का केस था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस सेक्शन को हटा दिया। अब क्यों हटाया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सेक्शन व्यक्तियों की आजादी को छीन रहा है, यानी ये एक मेरी आजादी को छीन रहा है कि मैं ऑनलाइन कुछ पोस्ट करूं। अब आजादी कौन सी?
हमारा संविधान है, संविधान के अंदर हमें फ्रीडम दी गई है, कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो उनमें से एक हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो है आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 के 1 के सब पार्ट ए में क्या लिखा हुआ है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी मुझे फ्रीडम है, किसी भी व्यक्ति को भारत में फ्रीडम है कि वो स्पीच यानी बोल सकता है, अपने विचार को प्रस्तुत कर सकता है। तो एक किस्म से फेसबुक भी एक ऐसा जरिया है कि जिसके जरिए मैं अपने विचार रख सकता हूं। तो अगर मेरे रखे हुए विचार किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को या सरकार को ऐसे लगे कि वो ऑफेंसिव है, अपमानजनक है, तो वो मुझे बुक कर लेती किसमें, सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट 2000। लेकिन देखा जाए तो मेरी जो फ्रीडम थी विचार रखने की वो रोकी गई है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये सेक्शन मेरी फ्रीडम को रोक रहा है, तो इस सेक्शन को हटा देते हैं। ठीक है, तो यही बात हुई है, 2015 में ये हुआ था, इस सेक्शन को हटा दिया गया। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, 2015 में जब ये हटाया गया उसके बाद से आज तक लगभग 6 साल जा चुके हैं, और इसके बीच लगभग 1307 केसेस ऐसे थे जहां पर लोगों को बुक किया गया इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये सेक्शन हटा दिया गया था, लेकिन फिर भी लोगों को इस सेक्शन के अकॉर्डिंग पकड़ा जा रहा है। तो यही इस आर्टिकल में कहा गया है कि अगर कोई सेक्शन हट चुका है, आईपीसी की कोई धारा हट चुकी है, फिर कोई एक्ट हटा दिया गया है, तो पुलिस को यह ध्यान रखना चाहिए कि जब वो केस दायर कर रही है, केस फाइल कर रही है, तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि क्या यह सेक्शन लग पाएगा या नहीं। अब कुछ और बातें कर लेते, कौन से सेक्शन हटाए जा चुके हैं, कौन से सेक्शन इनवैलिड हो चुके हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुके हैं, जो संवैधानिक नहीं है, जो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, जिनको हटा दिया गया है, उनकी बात करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था आपको आईपीसी का 377, तो यही था, वो रिलेटेड था अननेचुरल सेक्स से, एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए, तो ये हटा दिया गया है। यानी अगर अब पुलिस वाले किसी लेस्बियन या गे को पकड़ना चाहेंगे तो वो नहीं पकड़ पाएंगे। तो इसलिए पुलिस को नॉलेज होनी चाहिए वाली कि भाई ये सेक्शन हम नहीं लगा सकते। ठीक है, तो यही कहा गया है। ये जो आर्टिकल है ये लिखा किसने है, एक आईपीएस ऑफिसर ने लिखा है जो छत्तीसगढ़ में है। तो आईपीएस ऑफिसर आप समझ सकते हो उसको कितनी नॉलेज होगी। ठीक है, उसने ये आर्टिकल लिखा है और उसमें उसने बताया कि जैसे 377 को हटा दिया गया है, तो पुलिस को अब इस केस में किसी के ऊपर केस नहीं लगाना चाहिए, ये वाला सेक्शन नहीं लगाना चाहिए, ऐसे उसने कहा है। देखो, जब ये 2018 में स्ट्रक डाउन हुआ आईपीसी का 377, तो इस केस का नाम था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के खिलाफ इस बंदे ने केस किया था भारत सरकार के खिलाफ कि सरकार ये सेक्शन लगा देती है किसके खिलाफ, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के खिलाफ। तो अब इस सेक्शन को 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। अब अगली बात, एक और सेक्शन होता है सेक्शन 497। अब ये सुनिए भाई ध्यान से, 497 क्या था, ये था अडल्ट्री का सेक्शन। अब अडल्ट्री समझिए पहले क्या था। इसमें ऐसे समझिए, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, आपस में दोनों की शादी हो रखी है। अडल्ट्री किसे कहा जाता था इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 497, कि अगर ये महिला जो वाइफ है, हस्बैंड वाइफ है, अगर ये महिला किसी तीसरे पुरुष के साथ, किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाती है, इसके पति को पता ना लगे, ठीक है, और ये संबंध बनाती है अपनी इच्छा से किसी एक पुरुष के साथ, तो इसको कहते थे अडल्ट्री। ठीक है, तो इस केस में क्या होता था, ये पुरुष था जो इस महिला के ऊपर केस कर देता था, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 497। अब देखिए, हमें अगर हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमें ये लगेगा ये वैलिड है सेक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था अपनी जजमेंट में कि अगर हम कहें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सिविल रॉन्ग है, सिविल रॉन्ग यानी जो समाज के तौर पे देखा जाए ये गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसको 2018 में कि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस महिला के खिलाफ केस कर दे ये आदमी। ठीक है, अब इसको ऐसे समझिए, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या था 497, कि अगर ये महिला इस पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो जो ये इसका हस्बैंड था ये केस कर सकता था, किस पर, महिला पे। लेकिन इस सेक्शन में एक और बात थी कि इस महिला के खिलाफ कुछ नहीं होगा, खिलाफ किसके होगा, इस पुरुष के। यानी हमारा जो कानून है वो ये समझे बैठा था कि कोई महिला किसी को सेड्यूस नहीं कर सकती, सेड्यूस सिर्फ एक पुरुष कर सकता है। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कुछ चीजें बहुत गलत हो रही थी। पहली चीज क्या गलत थी कि अगर इस महिला ने किसी और के साथ संबंध बनाए तो पुरुष उस पर केस कर सकता था, लेकिन अगर इस पुरुष ने किसी और महिला के साथ संबंध बनाए तो महिला केस नहीं कर सकती थी। तो कितना गलत था, यानी इनइक्वालिटी थी यहाँ पर। आर्टिकल 14 इनफ्रिंज्ड हो रहा था। क्यों इनफ्रिंज्ड हो रहा था? सपोज करो कोई हस्बैंड वाइफ है, अगर वाइफ ने किसी पुरुष के साथ रिलेशन बनाए तो वाइफ के खिलाफ केस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसके हस्बैंड ने किसी महिला के साथ रिलेशनशिप बनाई तो महिला जो वाइफ थी वो केस नहीं कर पाती थी।
तो ये अडल्ट्री का जो सेक्शन था वो इक्वेलिटी नहीं था, यानी पुरुष ही केस कर पाता था सिर्फ महिला पे, महिला पुरुष पे केस नहीं कर पाती थी। अगली बात, अब इस पुरुष ने केस कर दिया महिला पर कि ये मेरे साथ अडल्ट्री कर रही है, किसी और मर्द के साथ रिलेशन बना रही है, इस महिला के खिलाफ ये केस कर दिया। लेकिन आईपीसी के इस सेक्शन के अकॉर्डिंग इस महिला के खिलाफ कुछ नहीं होता था। जो सजा मिलती थी वो किसे मिलती थी? इस बाहर के व्यक्ति को। यानी अगर महिला ने अपनी इच्छा के साथ भी रिलेशनशिप बनाई है तो भी जो बाहर का व्यक्ति है उसको ही सजा मिलती थी, इस महिला के साथ कुछ नहीं होता था। तो अब यही बातें सोचते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा कि जो ये अडल्ट्री का सेक्शन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज एक तो पहली बात ये आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वेलिटी है उसको इन्फ्रिंज करता है, क्योंकि पुरुष केस कर सकता है महिला पे लेकिन महिला पुरुष पे नहीं कर सकती, पहली बात। अगली बात, ये राइट टू चॉइस जो आर्टिकल 21 है उसको भी इन्फ्रिंज करता है। क्यों करता है? अब आर्टिकल 21 होता है अपनी चॉइस से कोई चीज करना। अब अगर इस महिला ने किसी बाहर के पुरुष से अपनी इच्छा से रिलेशनशिप बनाई है तो ये आर्टिकल 21 के अंदर वैलिड है, उसका आर्टिकल 21 वैलिड करता है इस चीज को। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उसने अपनी इच्छा से रिलेशनशिप बनाई है तो ये अलाउड है। मैक्सिमम केस क्या हो सकता है कि अगर हस्बैंड नहीं चाहता अपनी वाइफ के साथ रहना, डिवोर्स ले ले, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि अगर कोई महिला किसी पुरुष से रिलेशन बनाती है या फिर कोई पुरुष भी किसी महिला से रिलेशन बनाता है तो वो उनकी पर्सनल चॉइस है। मैक्सिमम क्या हो सकता है कि आप अपना डिवोर्स ले लो, लेकिन किसी भी महिला या पुरुष के खिलाफ कोई केस दायर नहीं किया जाएगा कोर्ट के अंदर अगर पता चले कि वो एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। तो आज के समय पर अगर कोई महिला किसी पुरुष को चीट कर रही है तो उसके खिलाफ केस नहीं हो सकता, या फिर कोई पुरुष अगर महिला को चीट कर रहा है तो उसके खिलाफ भी केस नहीं हो सकता। तो देखा जाए हमारे समाज के तौर से ये बहुत गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि कुछ आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जैसे आर्टिकल राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, जिसमें राइट टू चॉइस भी आता है, चुनने का अधिकार आता है आर्टिकल 21 में। तो आर्टिकल 21 में चुनने का अधिकार है, यानी आप, ऐसा नहीं है कि शादी के बंधन में बंध गए तो आप किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं बना सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हमारे नज़रिए से गलत लगेगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट का देखने का नज़रिया अलग होता है। तो यही आज हमने आईपीसी के बहुत सारे सेक्शन कवर करने की कोशिश की है। अब अगली बात, इसमें आर्टिकल में कहा क्या गया था कि ऐसे केसेस जो इलीगल है, यानी जो जिनके अकॉर्डिंग केस बुक नहीं करने चाहिए, वो कैसे हो पाएगा? इसके लिए 3 रीजन दिए गए हैं। पहला कि पुलिस को पहले से पता होना चाहिए कि कौन से सेक्शन हटा दिए गए हैं, तो पुलिस केस दायर नहीं करेगा उस सेक्शन के अकॉर्डिंग। दूसरी बात, इनके लिए क्या होना चाहिए, जो सेक्शंस होते हैं जहां पर उनके ब्रैकेट में लिख दिया जाए कि हाँ ये सेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है, तो अगर वो सेक्शन के ब्रैकेट में लिखा जाएगा तो पुलिस केस बुक करेगी नहीं, ठीक है। अब तीसरी बात क्या है, एक नेटवर्क बनाया गया है, उसको कहते हैं हम CCTNS। CCTNS क्या है? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग, यानी क्राइम हुआ है, क्रिमिनल को ट्रैक करने के लिए एक नेटवर्क सिस्टम बनाया गया। नेटवर्क सिस्टम क्या? कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म है, यानी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर भारत में कोई भी FIR दर्ज हो रही है तो वो उस सिस्टम के अंदर जाती है। कहाँ पे? CCTNS। यानी अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हो, FIR दर्ज कराते हो रजिस्टर पे, तो पुलिस भी क्या करती है, फिर उस रजिस्टर से उस FIR को एक ऑनलाइन सिस्टम में अपडेट करती है, उसको ही कहा जाता है CCTNS। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में ये CCTNS सिस्टम को शुरू करवाया था। तो अब क्या कहा गया है इस आर्टिकल में कि अब क्या करना चाहिए पुलिस वालों को, जैसे ही FIR आए उसको सीधा CCTNS में अपलोड करो, और CCTNS के अंदर ऐसे अमेंडमेंट होनी चाहिए, ऐसे बदलाव कर देने चाहिए कि वो सिस्टम अपने आप ही बता दे कि जो आप सेक्शन लगाना चाहते हो वो सेक्शन नहीं लग पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये सेक्शन हटा दिया है। तो आप समझ गए कैसे तरीके हैं इन इलीगल केसेस को बुक करने से बचने के। तो यही इस आर्टिकल में कहा गया था आज। तो मैंने आज बहुत सारे सेक्शन कवर करने की कोशिश की है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। एक और न्यूज़ आ रही है निकल कर सामने, जो आज के न्यूज़पेपर में भी है, जो कल के न्यूज़पेपर में भी थी, जो परसों के में भी थी, आपने पढ़ी होगी। मैं आपको सीधा ये बताता हूँ कि यूपी में क्या होता है। अभी उत्तर प्रदेश में एक कानून आता है, अभी क्या है उसका नाम, यूपी पॉपुलेशन बिल 2021। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर टेलीग्राम से आप ले लेना। अब पहले समझिए पॉपुलेशन कंट्रोल क्या है, यूपी में क्यों आया। देखिए लास्ट तक देखना बिल्कुल, ठीक है। मैं चाहता हूं अगर आप वीडियो देख रहे हो तो लास्ट तक देखा करो। यूपी पॉपुलेशन, अब इसमें लिखा गया ड्राफ्ट। पहले ही समझिए, मैंने आपको 3 डिफरेंस बताए थे एक वीडियो में, ड्राफ्ट, बिल और एक्ट। देखिए जो ड्राफ्ट होता है वो होता है अगर आप कोई कानून बनाना चाहते हो तो उसके लिए एक चिट्ठा तैयार करना होता है कि क्या क्या इस कानून में होना चाहिए, तो उस चिट्ठे को क्या कहते हैं, ड्राफ्ट कहा जाता है। फिर मैंने बताया था पार्लियामेंट होता है, लोकसभा, राज्यसभा और
प्रेसिडेंट। तो जैसे ये ड्राफ्ट जो तैयार किया गया, जब ये लोकसभा में पेश होता है पास करने के लिए कि लोकसभा पास करे, राज्यसभा पास करे और प्रेसिडेंट पास करे, जैसे ये ड्राफ्ट पेश होता है लोकसभा में तो इसको कहा जाता है बिल। तो अभी ये ड्राफ्ट तैयार हुआ है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या करा है, ड्राफ्ट तैयार करा है। जैसे ही अपनी उत्तर प्रदेश सरकार अपनी विधानसभा में इसको पेश करेगी, इसको बिल कहा जाएगा। और जैसे ही ये बिल फिर पास होता चला जाएगा आगे, उसको क्या कह दिया जाएगा, एक्ट। मैं यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एक्ट, कोई ड्राफ्ट बनाया है, कुछ लिखा है, फिर उसको लोकसभा में पेश करेगी, फिर राज्यसभा जाएगा, फिर प्रेसिडेंट साइन करेगा, और ये क्या बन जाएगा, यहां पर क्या था, बिल बिल बिल, और फिर जब यह साइन हो गया तो एक्ट बन गया। ये बात समझ गए। ऐसे स्टेट के अंदर लो, यूपी सरकार ने अभी ड्राफ्ट बनाया है, जैसे ही ये वहां की विधानसभा में जाएगा, ठीक है, तो वहां पे उसको बिल कहा जाएगा। फिर जैसे ही वहां पर वो फाइनल साइन कर देगा गवर्नर, तो उसको फिर हम क्या कह देंगे, एक्ट कह देंगे। इतनी बात समझ गए, ड्राफ्ट, बिल और एक्ट के अंदर अंतर। तो अब ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है, ये पब्लिक डोमेन में रखा गया है, यानी पब्लिक अपने सुझाव दे कि इस ड्राफ्ट में कोई बदलाव करने हैं या नहीं। फिर जब इस ड्राफ्ट में बदलाव हो जाएंगे, फिर ये विधानसभा में पेश किया जाएगा, फिर कभी ये पारित होगा। अब समझिए इस ड्राफ्ट के अंदर क्या था। अब योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है कि पॉपुलेशन जितनी बढ़ती है उससे पॉवर्टी भी बढ़ती है। इसको ऐसे समझिए, जैसे वैसे असल में होना क्या चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बात को ध्यान से समझे। पॉपुलेशन कंट्रोल यानी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होनी चाहिए, लेकिन अनवांटेड पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। अब इसको डिफरेंस समझिए। पॉपुलेशन कंट्रोल क्या है कि आपने एक पॉलिसी लगा दी सबके ऊपर कि आपको 2 बच्चे से ज्यादा नहीं करने, ठीक है। लेकिन होना क्या चाहिए कि ऐसा होना चाहिए कि आप अपने हिसाब से देखो कि क्या अगर आर्थिक तौर पे आप अफोर्ड कर पाओगे इतने बच्चों को। फॉर एग्जांपल किसी फैमिली में खाने के लिए कम अनाज है, कम खाना है, या उनकी इनकम कम है और वो बच्चे कर लेते 7-8, तो उनको पढ़ाएंगे कैसे, पॉवर्टी तो बढ़ेगी। लेकिन वहीं दूसरे तौर पर देखा जाए, यानी इनके इतने बच्चे होने की वजह से पॉवर्टी बढ़ेगी और अनस्किल्ड पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि जो पॉवर्टी में पैदा हुए हैं वो पढ़ते कम है और उनको एजुकेशन कम दी जाती है, कम मिलती है। फिर वो आगे क्या करेंगे, वो कहीं पर जैसे रैग पिकर हो गए, कचरा उठाने वाले, ठीक है, उसको बोतलों को उठा के बेच रहे हो, यानी उनका जीवन यापन बहुत कठिन होगा। तो उस केस में क्या होना चाहिए, ये इसलिए कंट्रोल किया गया है कि एक किस्म से योगी सरकार ये कहना चाहती है जो अनवांटेड पॉपुलेशन होती है, जो जो खुद भी जीवन यापन नहीं कर पाती, ऐसी पॉपुलेशन को रोकने के लिए कानून है, ठीक है। और इसमें क्या कर दिया गया है, वैसे इस कानून में क्या कर दिया कि सबके 2 बच्चों से कम होने चाहिए, नहीं तो आपके कुछ राइट्स छीन लिए जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे बता रहा हूं कि चलो मैं अपना पर्सनल प्रोस्पेक्टिव नहीं देता हूं, मैं आपको ये बताता हूं यहाँ पे हो क्या रहा है, फिर मैं अपना पर्सनल प्रोस्पेक्टिव भी आपको दूंगा। शायद किसी को पसंद आए या ना पसंद आए, वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। चलो मैं पहले बताता हूँ क्या था इसमें। इस पॉपुलेशन बिल के अंदर कहा गया है कि अगर किसी के 2 बच्चों से ज़्यादा होएगा तो उसको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। जैसे सब्सिडी मिलती है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी दे दी, ठीक है। ऐसे राशन कार्ड राशन दिया जाता है आपको, तो यानी आपको वेलफेयर स्कीम्स नहीं दी जाएगी। जैसे आपको राशन मिलता है ना कि अगर कोई फैमिली में जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, राशन शॉप पे जाओ और आप राशन लेके आओ, तो वो राशन भी आपको नहीं दिया जाएगा। इस एक्ट में ऐसा लिखा गया है, इस ड्राफ्ट में ऐसा लिखा गया है। फिर गवर्नमेंट जॉब्स आपको नहीं मिलेगी, यानी अगर किसी के 2 बच्चों से ज़्यादा हो गए तो उसको गवर्नमेंट जॉब मिलने में मुश्किल होगी, यानी मिलेगी ही नहीं उस व्यक्ति को, ठीक है। अगली बात, जो लोकल बॉडी के इलेक्शन होते हैं, जैसे पंचायत के इलेक्शन हो गए, तो आपको उसमें खड़ा होने नहीं दिया जाएगा अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। तो एक किस्म से ये देखा जाए तो डिस्क्रिमिनेशन है भाई, क्योंकि काफी सारे पॉइंट्स ध्यान में रख के सोचना चाहिए थी ये चीज, ठीक है। एकदम से इसको लागू करने में हड़बड़ी हो गई, ठीक है, हड़बड़ी हो जाएगी। अब उसने रीजन क्या दिया था कि पॉवर्टी इंक्रीज होती है फर्टिलिटी रेट के साथ। वही मैं बताना चाहूँ कि योगी सरकार ने कहा है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारी पॉवर्टी बढ़ेगी। अब आप समझिए फर्टिलिटी रेट क्या है। फर्टिलिटी रेट क्या है, एक पेरेंट्स होते हैं, एक माता और पिता, माता और पिता दोनों मिलके कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं उसको कहते हैं हम क्या, टोटल फर्टिलिटी रेट। तो इस समय पर यूपी में टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है भाई, हमारा 2.7 है, यानी एक माँ बाप 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करें, 2.7 यानी अप्रोक्स टू 3 चिल्ड्रन पर हस्बैंड वाइफ यूपी में पैदा हो रहे हैं। तो इस जो ड्राफ्ट लाया गया है इसके अकॉर्डिंग ये क्या करना चाह रहे हैं कि 2026 तक जो ये टोटल नंबर है ये 2.1 तक आ जाए और 2030 तक ये 1.7 तक चले जाए, यानी एक माता पिता मिलकर 1.7 से भी कम बच्चे पैदा कर पाए, ये यूपी सरकार चाह रही है। यानी पॉपुलेशन को घटाना चाह रही है, सारी जगह कंट्रोल करना चाह रही है, ठीक है। देखिए अगर आप, अब मैं अपना पर्सनल प्रोस्पेक्टिव देता हूं, अगर आप पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हो
और आपकी पॉपुलेशन कंट्रोल करते करते इतनी कम हो जाए कि आपके जो युवा वर्ग है वो कम हो जाए, फिर देश को घाटा होता है। एग्जाम्पल है हमारा चाइना। चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी करी थी कि आप एक बच्चा पैदा कर सकते हो। फिर वहाँ के लोगों की मेंटेलिटी ऐसी बन गई कि वो एक ही बच्चा पैदा करने लगे। तो चाइना के वहाँ जो यंग पीपल थे वो घट गए, बुजुर्ग बढ़ते गए। अब फोर्स क्या होती है, हमारी लेबर फोर्स क्या होती है, यंग पीपल होते हैं। यानी फैक्ट्री में कौन काम करेगा, यंग। कोई कंप्यूटर इंजीनियर कौन बनेगा, यंग पीपल। तो यंग पीपल वहां पर घट गए, तो वहां पर चाइना को अब नुकसान हो रहा है, बहुत तगड़ा होने वाला है। ठीक है, तो उसने अब क्या किया है, वो वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म करके अब 3 चाइल्ड पॉलिसी ले आया है। यानी आप 3 बच्चे तक पैदा कर सकते हो। लेकिन वहां के लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो चुकी है कि वो और बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते। यानी एक ही बच्चा पैदा कर दे कि भाई हम इसको ही पढ़ाएंगे, इसको ही लिखाएंगे। ठीक है, तो इसलिए चाइना को भी अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ी, क्योंकि उसने जो वन चाइल्ड पॉलिसी लगाई थी वो गलत साबित हुई, क्योंकि बाद में जाकर उसकी जो यंग पॉपुलेशन थी वो घटती चली गई। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ यूपी का भी, यूपी क्या पूरे भारत में अगर कोई कह रहा है ना आप में से कि ऐसा पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाओ, ऐसा लाओ कि पॉपुलेशन कंट्रोल की जाए, तो मैं अपना प्रोस्पेक्टिव बताता हूँ। मैंने जहां तक पढ़ा है कि 2048 तक भारत की पॉपुलेशन पीक जाएगी। ठीक है, पीक पे पहुंच जाएगी। ठीक है, उसके बाद 2100 की एंडिंग तक, यानी 2100 इस सेंचुरी की एंडिंग तक भारत की पॉपुलेशन 109 करोड़ रह जाएगी बस। इस समय पर 130 करोड़ है और पीक पे जाएगी 2048 में, यानी कुछ हो जाएगी 150 करोड़ से ऊपर। लेकिन बाद में 2100 के करीब जाके 109 करोड़ पॉपुलेशन होगी, यानी बहुत ज़्यादा घट जाएगी। तो अगर सोच के देखिए, हम पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहे और लोगों की मेंटेलिटी ऐसी बनती जाएगी वो एक ही बच्चा पैदा करने लगे, 2 ही बच्चे पैदा करने लगे, तो धीरे धीरे क्या होएगा, आने वाले समय में सब एक एक बच्चा करने की सोचेंगे और फ्यूचर में यंग पॉपुलेशन कम हो जाएगी और बुजुर्ग लोग ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। तो देश में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो डिपेंड करती है आपकी यंग पॉपुलेशन के ऊपर। तो अगर आपकी यंग पॉपुलेशन कम होगी तो आपके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी, जो कि चाइना के साथ हुआ है। तो अगर भारत में आप ऐसे ऐसे बिल लाने लगे, पूरे 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 इंडिया के अंदर ऐसे कानून आ जाए कि सबके 2 बच्चे होंगे या सबके 1 बच्चा होगा, तो इससे क्या होगा, मेंटेलिटी चेंज होएगी, लोग बच्चे ही कम करना शुरू कर देंगे और यंग पॉपुलेशन आने वाले टाइम में घटती चली जाएगी और इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी। इस समय पर मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर भारत सरकार कुछ भी ना करे तो भी पॉपुलेशन आने वाले समय में डिक्रीज अपने आप होगी। 2000 इस सेंचुरी की एंड तक, यानी 2100 की एंडिंग तक पॉपुलेशन अपने आप 109 करोड़ पहुंच जाएगी। तो इस समय पर कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए ऐसे कानून लाने के लिए। लेकिन फिर भी यूपी सरकार ने ऐसा कानून लाया, तो हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्या चाहते हैं, एक तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसको घटा दिया जाए, यानी जितने टोटल बच्चे पैदा कर रहे हैं एक माँ बाप, उसको घटा दिया गया है। पहली बात ये। फिर अगली बात और जो इसमें एक करना चाहते हैं, ये घटाना जा रहे हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब देखो, कोई कहता है ना मैं अमर अमर, आपने सुना होगा रामायण महाभारत में अमर। ठीक है, अमर क्या होते हैं, इमोर्टल, यानी जो अमर हो चुके हैं, जैसे हनुमान जी है, कहते हैं अमर है वो, तो उनको क्या कहते हैं, इमोर्टल। लेकिन जिसकी मृत्यु होती है उसको कहते हैं मोर्टल। तो मैटरनल मोर्टेलिटी का मतलब है, मैटरनल यानी माता और मोर्टेलिटी यानी मृत्यु हो जाना, और उसका रेट यानी कितनी दर से। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि अगर बच्चा पैदा करते समय किसी महिला की मृत्यु हो जाती है, उसको कहा जाता है MMR। तो इस समय पर उत्तर प्रदेश में पर 1 लाख बर्थ, यानी अगर 1 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से 197 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। तो यूपी सरकार क्या चाहती है कि 2026 तक ये नंबर 150 तक आ जाए। और ये नंबर 150 तक कब आएगा, कि जब नंबर ऑफ बर्थ ही कम हो जाएंगे। क्योंकि इस बार क्या किया इसने पॉपुलेशन कंट्रोल बिल में कि 2 बच्चे ही करो, तो अगर बच्चे ही लोग 2 करने लगेंगे तो जब नंबर ऑफ बर्थ ही कम हो जाएंगे तो चांसेस ऑफ डेथ भी कम हो जाएंगे, यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट घट जाएगा। तो यही चाहती है क्या यूपी सरकार। और दूसरे तरीके पर ये एक और चाहती है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को भी घटाया जाए। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि नंबर ऑफ डेथ, कितने बच्चे मर रहे हैं पर 1000 बर्थ, यानी अगर 1000 बच्चों का जन्म हुआ उनमें से कितने बच्चों की मृत्यु हो रही है। तो इस समय पर यूपी में 43 बच्चे मर जाते हैं, यानी 1000 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो 43 चिल्ड्रन डाई। ठीक है, तो यूपी सरकार क्या चाह रही है, 2026 तक ये नंबर 32 तक ले जाया जाए। अब ये सारी चीज़ें करने के लिए इन्होंने ये ड्राफ्ट तैयार किया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बजाय कि किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को देखते हुए, माइंड में आ जाता है कभी कि वो बच्चे ज़्यादा पैदा करेंगे, ऐसा ना सोचते हुए ऐसे कानून ज़्यादा नहीं लाने चाहिए। और इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है, आप में से कुछ ऐसे भी सोच सकते हैं कि यूपी की पॉपुलेशन अगर देखा जाए, अगर इसको अलग से एक देश बना दिया जाए तो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन हो जाएगी। किसकी, यूपी की। लगभग 24-25 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं। तो कुछ आप में से कहेंगे कि ये सही है, ये बिल आ रहा है, लेकिन मैं अब के प्रोस्पेक्टिव से नहीं कह रहा हूँ, मैं फ्यूचर के अगर 70-80 साल बाद देख रहा हूँ।
इस कानून का अगर ये लग जाता है, आने वाले फ्यूचर के 80 साल तक, अगर मैं 80 साल तक देख रहा हूँ, तो क्या होएगा, यहाँ की यंग पॉपुलेशन घट जाएगी, कहाँ की, यूपी की। तो कहीं ना कहीं जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे कोई देश है, अगर वो ऐसी पॉलिसी लगाता है और जब वहाँ पर लोग एक एक बच्चा पैदा करने लग जाते हैं, तो आगे क्या होगा, उसकी वर्क फोर्स कम हो जाएगी। यानी उसने एक फैक्ट्री खोली उस देश ने जिसमें 1 लाख लोगों की जरूरत है, लेकिन अगर देश में युवा ही 90,000 है, तो 10,000 व्यक्ति उसको बाहर से इंपोर्ट करने पड़ेंगे उस देश को। तो आने वाले समय में, अभी इन फ्यूचर जल्दी से ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन कभी अगर इन केस ऐसा हो जाए कि इंडिया की यूथ पॉपुलेशन इतनी घट जाए कि हमें भी बाहर से विदेशी लोगों को बुलाना पड़े कि आओ यहाँ पर हमारे यहाँ जॉब करो, हमारे यहाँ लेबर ही नहीं है, तो वो केस हो सकता है एक। लेकिन अभी इन फ्यूचर इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं ये सही भी है और कहीं ना कहीं ये फ्यूचर के लिए, बहुत अगले फ्यूचर के लिए गलत भी है। तो मैंने डिटेल्ड बात बताने की कोशिश की है जो मेरे प्रोस्पेक्टिव में थी। अब एक और बात बताता हूँ मैं, वीडियो वैसे लंबी हो रही है पर बात कर लेते हैं। जो ये यूपी सरकार ने किया है, इसको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा है कि ये सही नहीं है। अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या थी, 2000 क्या हुआ था, 1993 में एक एक्ट के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को। अब ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, जो किसी कानून के द्वारा बनाई जाए, एक ऐसी बॉडी को स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। तो ऐसे ही कौन सी है, एनएचआरसी। अब अगली बात, ये जो एनएचआरसी बनी थी, ये पेरिस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डेंस में बनी थी। अब पेरिस प्रिंसिपल थे, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए एक मीटिंग हुई थी पेरिस में 1991 में। तो वहाँ पर एक डिसीजन लिया गया था कि हर एक देश के अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करे। तो ये क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यानी जो ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए भारत में जो राष्ट्रीय एक आयोग बना हुआ है, वो कौन सा है, एनएचआरसी। तो इसको ही बनाया गया था 1993 में। और कौन से कानून, कौन से एक्ट के पारित होने के बाद ये बना था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। अब अगली बात, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। ह्यूमन राइट होते हैं जैसे कुछ राइट्स जो पूरे वर्ल्ड में लागू होते हैं। ह्यूमन राइट्स यानी जो मानव के अधिकार है। अब वो हर एक देश में अलग नहीं होंगे, मानव अधिकार हर देश में सेम रहेंगे। जैसे कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो आर्टिकल 21 है, उसमें हमें जीने का अधिकार है और अच्छे से डिग्निटी के साथ, यानी सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। तो ये आर्टिकल 21 ऑल ओवर द वर्ल्ड लागू होता है। यानी अगर आर्टिकल 21 है ना इंडिया में, वो किसी विदेशी के लिए भी लागू है। कोई विदेशी अगर यहाँ आता है तो उसको भी राइट टू लाइफ का अधिकार है भारत में। तो यही होता है ह्यूमन राइट्स, ठीक है। ऐसी फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, स्लेवरी, यानी आपके ऊपर कोई टॉर्चर नहीं करेगा, ठीक है। आपको कोई स्लेव बना के नहीं रखेगा, स्लेवरी अबोलिश कर दी गई है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक ह्यूमन राइट है, यानी आप किसी के गुलाम नहीं होगे, ये आपका अधिकार है, ये आपका मानवीय अधिकार है। यही क्या होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं। तो ऐसे फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, यानी आर्टिकल जो मैंने आज बताया आपको, आर्टिकल 19, वो भी क्या हमारा एक ह्यूमन राइट है, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चलेगा, ठीक है। अब क्या होता है, एनएचआरसी के मेंबर्स कितने होते हैं, एक चेयरमैन होता है और 7 मेंबर होता है। चुनते कौन है, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है, किसकी एडवाइस पे, पीएम की एडवाइस पे। अब एक कमेटी बनाई जाती है जिसको हाई पावर्ड कमेटी कहते हैं। उसमें पीएम डिसीजन लेता है कि किन किन पर्संस को चेयरमैन और मेंबर बनाना है। फिर वो डिसीजन अपना किसको बता देता है, प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 74 होता है इस कॉन्स्टिट्यूशन का, मैंने पिछली क्लास में बताया। आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग जो एडवाइस देगा पीएम प्रेसिडेंट को, उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट एक्ट करता है और ये मेंबर्स बना देगा, ठीक है। अब ये मेंबर्स जो है इनकी जो टर्म है वो 5 साल तक रहेगी, या फिर अगर इनकी एज 70 साल हो जाए, यानी या तो वो 70 साल के हो जाए तो उनको रिटायर कर देंगे, या फिर वो 5 साल जॉब करते होंगे तब रिटायर कर देंगे। अब इस कमीशन के कुछ फंक्शन समझ लेते हैं। फंक्शन क्या है कि अगर देश में कहीं पर भी किसी का राइट टू लाइफ छीना जा रहा है, उसका जीवन का अधिकार छीना जा रहा है, पुलिस उसको मतलब कोई भी उसके ऊपर टॉर्चर कर रहा है, किसी को पकड़ के आप टॉर्चर कर रहे हो, किसी व्यक्ति को, किसी के आप फॉर एग्जाम्पल कोई जलती हुई जैसे लोहे की सलाखें होती है वो किसी व्यक्ति के ऊपर लगा रहे हो आप, वो एक टॉर्चर कर रहे हो आप, तो आप का जो एक्ट है वो एनएचआरसी क्या कहेगी, वो इलीगल है, कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कहेगी वो गलत है। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स के कुछ ह्यूमन राइट कमीशन के कुछ फंक्शंस है, कुछ पावर्स है। वो क्या है, ये पूरे इंडिया की किसी भी जेल में जाके देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ गलत तो नहीं हो रहा, क्या उसका जीवन का अधिकार तो नहीं छीना जा रहा, पुलिस इतना तो नहीं मार रही कि भाई उसकी मृत्यु हो जाए। तो ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देख सकते हैं। अब एक बात और समझ लिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है, यानी ये केंद्र की सरकार को और स्टेट की गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दे सकती है कि आप ऐसा ना करो, आप ह्यूमन राइट की वोलेशन ना करो। जैसे कि अगर कहीं दंगा होता है और केंद्र की सरकार इतना बड़ा डिसीजन दे देती है कि सब पे गोलियां चला दो, तो ये ह्यूमन राइट की वोलेशन है, आप ऐसा एक्ट नहीं कर सकते। तो वहां पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या कहेगी, केंद्र की सरकार को आप ऐसा मत करो,
रिकमेंडेशन देगी, बस कह सकती है, लेकिन इच्छा किसकी है? केंद्र की सरकार की, उसको माने या ना माने। तो एक इसकी अच्छाई क्या है कि ये बता देगी कि कहां पर ह्यूमन राइट की वोलेशन हो रही है। लेकिन इसकी एक खामी क्या है कि ये सिर्फ रिकमेंड कर सकती है, ये इन्फोर्स नहीं कर सकती, ये प्रेशर नहीं डाल सकती पूरा। तो ये बात समझ के आप, इसके पावर जो, इसके पास जो पावर है वो सिविल कोर्ट की पावर है, यानी ये कोर्ट की तरह डिसीजन दे सकती है बॉडी। ये किसी व्यक्ति को छोड़ भी सकती है, किसी व्यक्ति को पकड़ भी सकती है। अगली बात, ये सो मोटो या फिर पेटिशन पे काम कर दे। सो मोटो क्या होता है? ये नहीं अपने आप से किसी केस को उठा ले। फॉर एग्जांपल, मेरे ऊपर किसी ने अत्याचार किया तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के किसी हेड ने देख लिया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो वो अपने आप से मेरा केस उठा लेगा कि इसके साथ ऐसा हुआ है और उसके खिलाफ केस करो, दूसरे व्यक्ति के खिलाफ। या फिर मैं जाकर उस नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पे पेटिशन डालूंगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो ये साउ मोटो क्या होता है कि कमीशन अपने आप से किसी केस को उठा ले, और पेटिशन से क्या होता है कि मैं अपनी पेटिशन डालूं कि मेरे खिलाफ ऐसा हुआ है। ठीक है। अगली बात कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ रिकमेंडेशन मान सकती भी है और नहीं भी मान सकती। अब लिमिटेशन क्या है इसकी? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके पास कोई इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म नहीं है। यानी अगर मैं कहूँ ना मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास कोई पुलिस है कि मेरे को आके इन्वेस्टिगेट करेगी मेरे केस को। वो क्या करेगी? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जिस स्टेट में मैं रह रहा हूँ उस स्टेट गवर्नमेंट से पूछेगी कि क्या आपके इस व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसके पास खुद की एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, वो आकर मेरी स्टेट गवर्नमेंट से ही पूछेगी, ठीक है, कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, या सेंट्रल गवर्नमेंट से ही पूछेगी। तो कहीं ना कहीं इसकी खामी है कि इसके पास कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, खुद की कोई विंग नहीं है। अगली बात यही थी जो कि ये रिकमेंडेशन दे सकती है लेकिन इन्फोर्स नहीं कर सकती। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए शुरुआत वाले, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लेक्चर में मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश किया, तो मैं चाहता हूँ इसको आप शेयर कीजिए। भाई इसको अपलोड होने में भी काफ़ी समय लगता है, तो और बनाने में भी काफ़ी समय लगता है, तो मैं चाहूँगा आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल अगर आपको पसंद आया। थैंक यू।